अगर उस केस की समाअत होती है तो कौन कौन निर्णय में आ सकता है, क्योंकि कार्रवाई तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ही होगी। और आज चीफ जस्टिस फाइज ईसा ये कह रहे हैं कि जो भी अगर ओहदे पर रहता है तो उसे जवाब देना होगा बाद में। जी देखें, इस पे जो जजमेंट्स हैं हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की कि जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई है वो एक हाजिर सर्विस जज के खिलाफ हो सकती है। तो उस जजमेंट को आए हुए तो काफी अरसा हो गया। तो अब उस जजमेंट को अनलेस अपील में आप अगर सेटिसाइड ना करें तो फिर जब तक वो जजमेंट एग्जिस्ट करती है तो कार्रवाई तो नहीं हो सकती। अब वो देखना पड़ेगा कि कितनी कंप्लेंट्स इस वक्त रिटायर्ड जजेस के खिलाफ पेंडिंग है। अगर सबसे पहली जो आपका वो होगा हर्डल होगी वो ये होगी कि इसको एक लार्जर बेंच सुनेगा और उसको सेटिसाइड करेगा जजमेंट में। लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उसमें जब आपको याद होगा उसकी जो जजमेंट आई थी उन्होंने कहा था ये रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल नहीं है, ये प्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल है। दैट मींस पुरानी जजमेंट्स की अपील एंटरटेन हो सकती है, नहीं हो सकती, या वो टाइम बार्ड है। तो ये देखना पड़ेगा। अगर फॉर इंस्टेंस, क्योंकि आपको याद होगा मियां नवाज शरीफ साहब का जो केस था उस पर काफी बात हुई थी कि वो अब अपील फाइल कर सकते हैं पनामा जजमेंट के खिलाफ। लेकिन फिर जब जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की उन्होंने ये कहा था कि ये एप्लीकेबल है अप्रैल के बाद की जजमेंट से, जब से कानून आया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। तो इसमें तो जजमेंट्स काफी पुरानी है। तो अब ये फेडरल गवर्नमेंट को सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को ये बताना पड़ेगा कि ये टाइम बार्ड अपील है, इसको वो कैसे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का सबसे पहले सवाल होगा क्या ये अपील मेंटेनेबल भी है कि नहीं, फिर उसके बाद आगे बात है। और जैसे आपने कहा कि बायगॉन्स हो चुकी कासिम सूरी वाली बात, लेकिन उसमें नईम बुखारी साहब ने यही इस्तदलाल जब जस्टिस काजी फाइज ईसा को दिया तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि एक स्टे पर आप असेंबली एंजॉय कर लें और उसके बाद आप ये इकदाम भी करें तो आपको जाने दिया जाए, अगर जरूरत पड़ी तो 2018 के इलेक्शन का पूरा मामला देखेंगे। तो क्या डायरेक्शन लग रही है आपको इस केस की? फिर देखिए, डायरेक्शन मुझे कुछ नहीं लग रही है, मुझे सिर्फ मेरे ख्याल से स्टेटमेंट्स की हद तक लग रही है कार्रवाई, क्योंकि इस तरह की मिसालें मैंने पहले बता दिया आपको बहुत सारी मौजूद हैं। और एज फार एज आर्टिकल 6 वाला इशू इज कंसर्न वो सेटल्ड है। 5 मेंबर बेंच जजमेंट दे चुका है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पे, इस पे आर्टिकल 6 नहीं लगता। अच्छा। और जहां तक अगर आर्टिकल 6 देखिए, मैं एक गुजारिश करना चाहूंगा। जनवरी में पंजाब हुकूमत खत्म हुई थी यहाँ पे और 3 महीने गुजर गए जो आइन कहता है, उसके बाद इलेक्शन के बाद नई गवर्नमेंट आनी थी। अगर आर्टिकल 6 किसी को लगता है तो ये जो आपके इंटरिम पीएम, खासकर इंटरिम सीएम्स हैं जो एक साल से बगैर किसी मैंडेट के बैठे हुए हैं, आपका आइन सस्पेंडेड है। इस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अगर जिस तरह इंटरिम गवर्नमेंट पिछले 1 साल 2 महीने से आपको रूल कर रही है विदाउट एनी मैंडेट, ये आइन की नफी है और ये आइन सस्पेंडेड है। अगर आर्टिकल 6 लगता है तो इन लोगों पे लगता है जो गैर कानूनी गैर आईनी तरीके से बैठे। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कहती है इलेक्शन 14 मई को होना था, वो नहीं हुआ। तो इस वजह से देखें, अभी पंजाब गवर्नमेंट, देखें इलेक्टेड गवर्नमेंट हो ना, वो आंसरेबल होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। अब पंजाब गवर्नमेंट को आप देख लें, आज दफा 144 नाफिज कर दी। पिछले 6 महीने से तो वैसे भी मैंने दफा 420 नाफिज की हुई है पंजाब के अंदर, जिस तरह गैर कानूनी तरीके से बैठे हैं। लेकिन अब दफा इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, ये निशानदेही की जा सकती है इसकी? जी बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन देखें इलेक्शन है आपका 10-12 दिन बाद। जो पुलिस है, अब कल को अब कोई अगर एक पॉलिटिकल पार्टी कोई एक्टिविटी करती है, खास पॉलिटिकल पार्टी, तो वहां पे जो बंदा कॉर्नर मीटिंग करता है उसको रात को पुलिस उठा के ले जाती है। आपने सलमान राजा साहब का ट्वीट देख लिया होगा, उन्होंने किया। तो मतलब अगर इस तरह सुप्रीम कोर्ट को देखे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना है, सुप्रीम कोर्ट एक देखे इस मदर इंस्टीट्यूशन जो सारे मुल्क के इंसाफ के इंचार्ज होता है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ज्यादा रोल प्ले कर सकती है। तो तारीख में अच्छा नाम याद रखा जाएगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉजिटिव किरदार अदा किया। तो मेरे ख्याल से तो ये ज्यादा बेहतर तरीका होगा। ये पंजाब गवर्नमेंट थोड़ा आंसरेबल करे, जो अनइलेक्टेड गवर्नमेंट बैठी है यहाँ पे, ना जाने का नाम ले रही है ऐसे। अगर आप इन शॉर्ट इस केस को समझाना चाहें कि आगे ये कार्रवाई किस नुक्ते पर मुंतज हो सकती है, अगर आम बंदा इसको समझना चाहे तो ये एक साबिक जर्नैल की साबिक जज की साबिक जर्नैल के खिलाफ एक तरह की महाजराई है। क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर आगे जाके? देखें, अब तो जजमेंट मेरे ख्याल से रिजर्व हो गई है जी, तो इसको समझने के लिए थोड़ा इसका बैकग्राउंड समझें कि शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने एक बार के फंक्शन में एक स्पीच की थी जिसपे उन्होंने अपने हाई कोर्ट के जजेस पे कुछ इल्जाम लगाए थे जो उनके साथी जजेस हैं, उसमें से काफी अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही है। और उन्होंने जब स्पीच की थी तो फिर उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल हुई थी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में और फिर उनका वहां से उनका रिमूवल हुआ था।
तो जो उन्होंने स्पीच करके इल्जाम लगाए थे उस पर ये कहा गया था कि फैसले के वक्त कि उन्होंने अपने कोड ऑफ कंडक्ट की वॉयलेट की है, जो उनका कोड ऑफ कंडक्ट है, क्योंकि जज से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो पब्लिक में इस तरह के कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स थे। तो ये तो इनका केस था। तो खैर उनका फिर जब उन्होंने केस हुआ तो उन्होंने इसको चैलेंज किया अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन के थ्रू, जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स थी और जो उनका रिमूवल था उसके बाद, तो वो अब पेंडिंग था। तो आज डिसाइड हुआ कि क्या उनका जो रिमूवल था वो ठीक था कि गलत। अब इस पे ये बात हो रही थी क्योंकि अगर आपने जजेस के क्वेश्चंस भी पूछे हो, खासकर जस्टिस मंदुखेल के, कि क्या चले हम बात से तो देख लें जो आप इल्जाम लगा रहे हैं कि उस वक्त के जो DGISI या DGCA थे, जनरल फैज साहब थे, उन्होंने आपको अप्रोच किया, आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, लेकिन क्या एज अ जज आपका वो कॉन्डक्ट ठीक था कि आप एक पब्लिक गैदरिंग में खड़े होकर स्पीच दे के इस तरह के इल्जाम लगाएं? कि क्योंकि तरीकाकार ये था अगर आपको कोई अप्रोच कर रहा है, आपको कोई इल्जाम लगा रहा है, तो आप प्रॉपर जो प्रोसीजर है लॉ में, आप चीफ जस्टिस आपको अपने कंप्लेंट कर सकते हैं। तो क्या आपका कॉन्डक्ट में आता था, नहीं आता था? ये उनसे सवाल जवाब किए गए, सारा कुछ सुना गया। उसमें हामिद खान साहब उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब उस पर रिजर्व हो गया फैसला, अब सब जुडिस है, लेट्स सी वो क्या कहते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं इस पे कंप्लेंट आई थी, इसमें जस्टिस हसन अजहर रिजवी तो रिमार्क्स दे रहे हैं कि शौकत सिद्दीकी केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया था। जी देखें, सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर होती है ना सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के, कि एक तो या आप उनको रेफरेंस सटर भेज सकता है, या कोई प्राइवेट पर्सन कंप्लेंट कर सकता है, या उनके पास इंफॉर्मेशन कोई सरफेस पे है कि देयर इज अ वायलेशन ऑफ अ कोड ऑफ कंडक्ट, तो उसकी बेसिस पे भी वो खुद भी ऑन इट्स ओन भी एक्शन ले सकता है सुप्रीम कोर्ट। तो ये 3 तरीकाकार होते हैं। तो इनके तरीकाकार इसमें ये फॉलो हुआ था कि इंफॉर्मेशन सरफेस हुई, एक स्पीच हुई, फिर उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स चली और उसका ये आया। अब ये डिटरमिन बेसिकली ये करना है सुप्रीम कोर्ट ने जो इस कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन में, कि वेदर इनका रिमूवल जो था वो ठीक था कि गलत था, क्या इन्होंने मिसकॉन्डक्ट कमिट किया था, नहीं किया था। ये अब सुप्रीम कोर्ट क्या बाकी अब वो इस चीज की किस अच्छा, बैरिस्टर सलाहुद्दीन जो हैं वो जो भी उसमें आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं उस पे जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस दी, उनका क्या मतलब है उसे? देखें, मुझे ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस एंगल से इस केस को नहीं देखा उस तरह कि क्या उनको उस वक्त के जो थे DGISI थे, जनरल फैज साहब थे, उन्होंने अप्रोच किया इस चीज को वो इन्वेस्टिगेट करने के एंगल से, उसको उस तरह सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रही थी। मुझे ये लग रहा है उसके रीडिंग के, दे वर मोर फोकस्ड ऑन कि क्या इन्होंने मिसकॉन्डक्ट कमिट किया कि नहीं किया। कासिम सूरी केस में तो चीफ जस्टिस ये रिमार्क्स दे रहे हैं कि कौन सा केस पहले लगना है, कौन सा बाद में, जो हाथ सुप्रीम कोर्ट में आते थे अब हम उनको रोकेंगे। तो ये बड़े सिग्निफिकेंट रिमार्क्स हैं, देखते हैं। लेकिन अनीक साहब आपसे तो अच्छा, ये हाँ जी एक चीज मैं बता दूं, ये कासिम सूरी साहब वाला जो केस है ये आप थोड़ा समझ लें, ये था इनका जो इलेक्शन हुआ था 2018 जी, लश्करी रईसानी साहब चैलेंज कर चुके थे, वो उसकी डिटेल में हम जाएंगे क्योंकि उसमें भी बड़े टेक्निकल पॉइंट्स हैं। हमारा केस लगा नहीं जी, लेकिन इस केस का क्या लेना देना है कि जी जो उन्होंने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग दी थी, असल में वो रूलिंग उन्होंने तब दी जब वो खुद स्टे पर थे, उसी नुक्ते पे है ना, तो हम इसको आगे चल के एलैबोरेट करेंगे। जी देखिए, वो एक डिफरेंट केस है, अब वो डिसाइड हो चुका है ऑलरेडी, 5 मेंबर वो डिसाइड कर रूलिंग पे, और उसमें वो बता चुके हैं कि इस पे आर्टिकल 6 बंद, तो वो इस केस से कुछ लेना देना नहीं है। दिस केस इज रिलेटेड टू हिज इलेक्शन, और वो टेन्योर खत्म हो चुका है। तो इस तरह तो ख्वाजा साद रफीक साहब का केस था, आपको याद होगा, 4 साल स्टे पे बैठे रहे। फैसल वाडा साहब दोहरी शहरियत, वो 4 साल तक चलता रहा, डिसाइड नहीं हुआ। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं